सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। लगातार दौरा के बाद आज मैं गोपालगंज में स्थित हूं आर.के. ठाकुर हॉस्पिटल में। आज यहां के संचालक से, आज यहां के रजनीश कुमार ठाकुर जी से आज हम जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर सर्जरी की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, क्या बेहोशी, किस तरीके से बेहोशी के यहाँ पे व्यवस्था उत्तम रखी गई है, जिस तरीके से मरीजों को अच्छी यानी कम दामों में अच्छा इलाज मिल सके और काफ़ी कम परेशानियों का सामना करना पड़े। आज हम बात करेंगे रजनीश जी। रजनीश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद यूनुस जी और नमस्कार आपको। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, बेहोशी को लेकर लोग ऑपरेशन करवाते हैं या करते हैं, आखिर इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि ऑपरेशन से ज़्यादा बेहोशी इम्पोर्टेंट है जी। ऑपरेशन से ज़्यादा बेहोशी इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट अच्छे तरह से बेहोश हो तो सर्जन का माइंड कूल रहता है और ऑपरेशन जो होता है बहुत बारीकी से कर पाता है। अगर पेशेंट अच्छे तरह से बेहोश नहीं है, पेशेंट अच्छे तरह से रिलैक्स नहीं है, तो फिर समझिए कि सर्जन जो होता है कि उससे गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे गुरुजी जो एनेस्थीसिया का कुछ हम लोग का जब पोस्टिंग होता था तो एनेस्थीसिया में मेरे गुरुजी बोलते थे कि जितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पूरे वर्ल्ड में होता है उससे ज़्यादा दुगुना एक्सीडेंट ऑपरेशन थिएटर में होता है बेहोशी की वजह से। जी। समझ रहे हैं? आंकड़ा समझ लीजिए। रोड पे जितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उससे दुगुना आपका ऑपरेशन थिएटर में एक्सीडेंट होता है। जी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना आंकड़ा होगा बेहोशी की वजह से। तो बेहोशी के लिए मरीजों को एक स्केल पे फिट होना पड़ता है ऑपरेशन से पहले। ये नहीं कि कोई भी मरीज आए उसका ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। जितने भी आप चले जाइएगा बड़े संस्थान में, एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप एक लिस्ट होता है। उसमें उसको सारा पैरामीटर्स को देखा जाता है कि बेहोशी के दौरान ये सारा पैरामीटर्स मरीज फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो फुलफ़िल कर पा रहा है तब उसको पीएससी चेकलिस्ट से क्लियरेंस मिलता है। पीएससी चेकलिस्ट में उसका हार्ट का कंडीशंस क्या है, उसका जो होता है कि फेफड़े का कंडीशंस क्या है, बेहोशी बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पीएससी क्लियरेंस में हम लोग को देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बेहोशी का इम्पोर्टेंस ये है कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा ऑपरेशन हुआ। दूसरा, ऑपरेशन से दर्द जो होता है वो दर्द को मिनिमाइज किया जाता है। बेहोशी मतलब केवल बेहोश करना नहीं हुआ। बेहोशी का मतलब हो गया कि पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान या बाद में भी उसको दर्द नहीं हो। बहुत ऐसा कंडीशंस देखते हो कि ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट आई बाप, हाय दादा ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। वो पार्ट बेहोशी का है। तो हम लोग सारा पैरामीटर्स को इस आर.के. ठाकुर हॉस्पिटल में हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ऑपरेशन से ज़्यादा हम लोग बेहोशी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कार्डियक होते हैं। कार्डियक यानी कि हार्ट के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट के पेशेंट का बेहोशी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो होता है कि गुर्दा का रोग हो उसका बेहोशी नहीं पड़ेगा, सबको पड़ेगा। बेहोशी की पढ़ाई ही होती है कि हार्ट वाले पेशेंट को कैसे बेहोशी करें, आपका गुर्दा वाले पेशेंट को कैसे बेहोशी करें, और कोई बीमारी है तो कैसे बेहोशी करें। ऐसा नहीं होगा कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको बेहोशी नहीं पड़ेगा। लेकिन तो बेहोशी का अलग अलग क्राइटेरिया, सब चीज़ हम लोग को डिफाइंड है। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो बेहोशी के जो डॉक्टर हैं, उसी की पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस करने के बाद में। बेहोशी ऐसा नहीं है, वो लोग कलीग हैं, वो लोग भी इक्विवेलेंट हैं। अगर वो लोग नहीं रहेंगे, दे आर द रियल डायरेक्टर्स ऑफ, मतलब जैसे फिल्म बनता है ना, तो रियल डायरेक्टर जैसे होता है जो हिट कराता है, तो हम लोग को सर्जन को हिट कराने वाले बेहोशी ये लोग हैं। अगर बेहोशी बढ़िया से मरीज नहीं हो तो फिर ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन तो आसान चीज़ है। ऑपरेशन तो एक आर्ट है। हम लोग जो सीखे हुए हैं, एक बार बस मरीज अच्छे से बेहोश मिले, मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो, अगर मेंटल फ्री हम हो जाएं कि बेहोशी के दौरान मरीज को कोई खतरा नहीं है, तो आपको नहीं लगता होगा कि हम अपना पूरा जी जान से हम लोग लगाएंगे, अपना करेंगे कि हाँ भाई ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा है। तो यही चीज़ है कि बेहोशी और सर्जरी का चोली दामन का साथ है। मेरे यहाँ बेहोशी का ईच एंड एवरी जो होता है
पहलू पे ध्यान दिया जाता है। ऑपरेशन से ज़्यादा बेहोशी पे फोकस रहता है मेरा। जनता के इस पे एक और सवाल हुआ कि जब इतना आप फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मोटी रकम देकर आपके पास इलाज कराना होगा? देखिए, मोटी रकम और क्या बोलते हैं सस्ता, जी जब आप जाएंगे कि पहले जो ट्रेडिशनल जो ज़माने में जब उस तरह के उत्तम व्यवस्था बेहोशी का नहीं हुआ करता था, तो एक मात्र 125-150 रुपये के बोतल में एक ईथर आता था, और ईथर को जो होता है कि आदमी उसी से बेहोश करके और फिर ऑपरेशन की जाती थी। तो एक लिमिटेशंस होता था कि ईथर 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा मरीज को नहीं दे सकते हैं। अगर उससे अगर ज़्यादा अगर ईथर देंगे तो पेशेंट को दूसरा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि कभी होशी में नहीं आए, हो सकता है कि उसका डेथ हो जाए, बहुत अगर डीप प्लेन में चला गया तो एक 125 रुपये के बॉटल से अगर बेहोशी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि पेशेंट के पॉकेट में जो होता है कि कम खर्चा पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जो दुनिया के सबसे टॉप मॉडल, जिसको आजकल गैस एनेस्थीसिया बोला जाता है, जिसको वर्क स्टेशन, तो एक कंपनी माने बड़े बड़े कंपनी जो होता है कि एक एनेस्थीसिया मशीन ही देती है, 9 लाख 7 लाख 8 लाख इस तरह का मशीन है। तो एक तो वो देती है, और उसमें जो गैस का जो इस्तेमाल होता है, जो भी आइसोफ्लूरन है या डेस्फ्लूरन है, तो ये सारी चीज़ें जो दवाइयाँ, वो महंगी दवाई आती है बेहोशी के लिए, उत्तम बेहोशी के लिए। तो उत्तम बेहोशी के लिए जो दवाई आती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरे घर में तो दवाई नहीं बनता है, या किसी भी डॉक्टर के पास तो नहीं बनता है। बात समझ लीजिए, जो एक जेन्युइन जो होता है वही चार्ज होता है। ऐसा मोटा पतला हम नहीं बोलेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है, लेकिन इन द सेंस हम एक ही बात बोलेंगे कि जो जेन्युइन होता है वही चार्ज किया जाता है। लेकिन 125 रुपये बोतल का और गैस एनेस्थीसिया का अगर कंपेरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप अगर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन और सेफ्टी की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपके पॉकेट से पैसा तो थोड़ा जाएगा। सर एक सवाल और ये है कि जैसे कि यूरिन के रास्ते में स्टोन हो जाता है या किडनी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो जाहिर से लोग पटना गोरखपुर जाते हैं और उतना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पुअर फैमिली के जो लोग हैं। क्या यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है आपके यहाँ इसका? जी जी, मेरे यहाँ जो सो कॉल्ड दूरबीन जो बोल देते हैं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट में सारे लोग दूरबीन समझ जाते हैं कि हाँ, मतलब कि कम चीरा में या ना चीरा बिना दिए हुए ऑपरेशन करना, उसको दूरबीन विधि बोल देते हैं। कोई कंप्यूटर बोल देता है, कोई लेज़र बोल देता है। इनफैक्ट जो होता है कि वो स्कोपी विधि द्वारा सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ व्यवस्था है, गुर्दा से लेके मूत्र नली और फिर पेशाब की थैली या फिर लिंग द्वार वाला जो मूत्र नली है, तो वहाँ तक जो होता है कि आपका जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे मेरे यहाँ संभव है, वो दूरबीन से हो जाता है। सर एक और बात है कि बजदानी का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, लेकिन कुछ लोग मशीनरी नहीं कराना चाहते कि इन्फेक्शन बाद में हो जाता है, मतलब कि कंफर्टेबल रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बजदानी के लिए या 1-2 दिन में लोग रिलीफ होकर चले जाते हैं हॉस्पिटल से, तो क्या अगर मशीनरी किया जाए तो क्या पेशेंट को अच्छी तरीके से रिलीफ मिल पाएगा इससे? जी, हम ये बोलना चाहेंगे कि जब फैसिलिटी आ रही है, मेडिकल साइंस भी अपने हिसाब से तरक्की करते जा रहा है। पहले जो भी ट्रेडिशनल सर्जरी होता था, जो बड़ा बड़ा पेट पे चीरा लगा के दिया जाता था, उसके ज़रिए ऑपरेशन किया जाता था, उसी को चीरा को धीरे धीरे चीरा को मिनिमाइज़ किया जाए, जिसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आजकल के जितने भी सर्जन हैं, जो न्यूअर सर्जन हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम मरीज के शरीर पे कम चीरा दें और पूरा सर्जरी हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में रखा गया है। बचदानी की जो सवाल आपने पूछा है, तो बचदानी में क्या है कि पहले जो होता है पेट पे बड़ा सा चीरा पड़ता है, और उसके बाद में फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जितना बड़ा चीरा तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होने का भी चांसेस जो होता है कि उतना ही रहता है। अगर उस चीरा को मिनिमाइज़ कर दिया जाए तो पेशेंट का तो पहला कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है कि मेरे पेट पे कोई चीरा नहीं पड़ा, काम उतना ही होता है। मिसकॉन्सेप्शन है कि दूरबीन से छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूरबीन से एक रत्ती भी कुछ भी नहीं छूटता है। कंप्लीट ऑपरेशन अंदर उतना ही होता है जितना चीरा दे के किया जाता है। दूसरा, अगर टाका चीरा बड़ा है तो एंटीबायोटिक दवा का खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट का स्टे, हॉस्पिटल स्टे जो होता है, वो एक ऑपरेशन बचदानी में लगभग 5 से 7 दिन तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। लेकिन हम दूरबीन से अगर करते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से, तो हमको 1 या 2 दिन में पेशेंट एकदम उठ के, ऑपरेशन के 1 दिन बाद चलना फिरना उठना, उनको बोलते कि डॉक्टर साहब हमारा तो ऑपरेशन बुझात नहीं कि हमारे इतना बड़ा ऑपरेशन भइल बा, और खुशी खुशी जाते भी हैं। दवा का खर्चा क्या 2 से 3 इंजेक्शन्स के बाद में, 2 से 3 दिन के इंजेक्शन्स के बाद में उनको टैबलेट पे कर देते हैं।
तो पेशेंट को जो होता है कि दवा का खर्च भी कम आ जाता है और आपका उनका जो एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई इतना बड़ा ऑपरेशन कराएं पता भी नहीं चला, तो ये तो खुशी तो है। सर गोपालगंज में कितना दिन देखते हैं आप, इसके अलावा और कहीं भी आप देखते हैं? गोपालगंज में मेला बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार मैं यहाँ पे डॉक्टर आर के ठाकुर हॉस्पिटल में यहाँ पे अपना सेवा देता हूँ। और बाकी जो होता है कि मैं अपना सिवान में पोस्टेड हूँ और सिवान से आना जाना रहता है मेरा। आखिर सर आपने क्या सोचकर गोपालगंज में इस तरीके से प्रोवाइड किया, इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाएगा, एक्स्ट्रा कहा जाएगा, क्या सोच रहे हैं? सबसे सर्वप्रथम तो मेरा गृह जिला गोपालगंज है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरे जितने भी मित्र थे जो हम लोग पहले दिल्ली एम्स और इंदिरा गांधी IGMS में जब पढ़ते थे तो देखते थे कि सब कोई अपने अपने क्षेत्र में लगता है कि हाँ भाई हम ये चीज़ अपना यहाँ जाके ये करेंगे, वहाँ को लोग को आना पड़ता है, पटना आना पड़ता है, कोई एम्स जाना मतलब न्यू दिल्ली एम्स जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम उस फैसिलिटी को जो होता है कि अपने ज़िला में दें। तो एक तो हो जाता है कि चलिए भाई ज़िला में देंगे तो अगर एक नाम भी अपना होगा कि जिस चीज़ के लिए नाम अगर बढ़ेगा तो लोग भी अपना उससे लाभान्वित ज़्यादा होंगे। तो मेरा सपना यही है कि अपने गृह जिला को सेवा करने के लिए हम यहाँ पे अपना प्रभाव किया। सर और एक सवाल यहाँ पे फंसता है कि डॉक्टर आर के ठाकुर हॉस्पिटल की तरफ से अगर गरीब मरीज कोई आता है तो क्या उसके लिए आप कुछ मौका देंगे कुछ? जी मैं देता हूँ प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं है कि मेरे सेंटर पे कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनको एकदम देखने से ही लग जाता है कि हाँ ये मरीज जो होता है कि इनको इलाज की ज़रूरत है और इनके पास में पैसा इस नहीं है। मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं मेरे आगे रिसेप्शन से लेके अंदर तक वो लोग सारे लोग आके वो लोग खुद बोलते हैं कि सर उनका उतना नहीं है रुपया कुछ कर दिया। और आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर रजनीश उनको मदद करते हैं कि नहीं। मैं अपने जितना उनका एक्सपेक्टेशंस रहता है उससे ज़्यादा मैं मदद करता हूँ गरीब लोगों को। शुक्रिया सर। चलिए ये थे मेरे साथ आर के ठाकुर हॉस्पिटल के डायरेक्टर रजनीश कुमार ठाकुर जो कि काफ़ी बेबाकी तरीके से बातों को रख रहे हैं। अगर बात किया जाए तो एक एक्स्ट्रा जो कि कहा जाए तो मशीनरी द्वारा ने चीफ एंड बेस्ट कहा जाए और अच्छी तरीके से यानी गरीब लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मौका मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सपना ये है इनको कि आयुष्मान भी मेरे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आयुष्मान का भी जो होता है 1 से 2 महीने के अंदर आयुष्मान का भी हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो उसमें तो मैं और भी ज़्यादा लोगों को मदद कर पाऊँगा। चलिए जहाँ तक रही मदद की बात तो 1-2 माह के बाद और गरीबों के इनके द्वारा मदद मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा कि मेरा गृह जिला है, मैं चाहता हूँ कि अपने गृह जिला को आगे बढ़ाऊँ और यहाँ के लोग बाहर ना जाए, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चूँकि मेरे पास आए और मैं कम यानी चीफ एंड बेस्ट में इलाज करूँगा इनको और मरीज़ को एकदम काफ़ी परेशानियाँ ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ेगी। जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही। फिर मैं मिलूँगा डॉक्टर साहब से, इनको बातों को मैं जानूँगा, उनके विचारों को जानूँगा, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या बेनिफिट मिल रहा है आम जनता को। जब तक मैं हूँ आपके साथ यूनुस, कैमरामैन साहबुद्दीन के साथ, धन्यवाद।